चलिए, तो बिलासपुर के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे और बिलासपुर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है ना। उसके बाद हमने पढ़ा उसका प्रशासनिक पृष्ठभूमि, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा अभी आपको विधानसभा क्षेत्र के बारे में, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। और हमने 12 तहसील देखा था, ठीक है। बिलासपुर, रतनपुर, सीपत, मस्तूरी, बेलगहना, बेलतरा, गोदरी, पचपेड़ी, कोटा और तखतपुर सकरी 11 थे। एक याद रखिएगा जो कॉमन है वैसे ही हमारा बिलासपुर का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 12 तहसील क्षेत्र हैं इसके, ठीक है। कल हमने रतनपुर को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कोनी के बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मस्तूरी और तालागांव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो इसके अंतर्गत हमने रतनपुर को देख लिया। रतनपुर के बाद जो है कोनी को पढ़ा हमने। उसके बाद जो है आपका आईडीसी मैंने बताया था, ठीक है। एक आईडीसी का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है सिलपहरी, ठीक है। तिफरा, सेलर, दगोरी, सिरगिट्टी और सिलपहरी, ये सभी आईडीसी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद तालागांव क्षेत्र के लिए मैंने बताया था आपको, तालागांव क्षेत्र में याद रखिएगा 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे तालागांव को जो है किस लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा तालागांव जो है एक रुद्र शिव प्रतिमा के लिए जाना जाता है, जो कि कौन सी शताब्दी का है, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी का है, ठीक है। सरकपुरी वंश का है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस मंदिर को कहा जाता है देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है। 2 मंदिर है, ध्यान रखिएगा, देवरानी और जेठानी, ठीक है। देवरानी मंदिर को बनाया गया था, याद रखिएगा, प्रसन्न मात्र के द्वारा, ठीक है, प्रसन्न मात्र के द्वारा। और वही जेठानी मंदिर जो है जयराज, ठीक है, हाँ, इनके समय बना था, याद रखिएगा, ये बनवाए थे, ठीक है। देवरानी मंदिर प्रसन्न मात्र के लिए और जेठानी मंदिर जो है जयराज के समय, ठीक है। ये दोनों जो है सरकपुरी वंश के हैं। और याद रखिएगा तालागांव जो है ये मुख्य रूप से जाना जाता है अमेरिकापा के नाम से, ठीक है। मैंने बताया था उसमें 11 से 12 जीव द्वारा जो ये मूर्ति जो है बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है, अष्टमुखी प्रतिमा है, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा। मंदिर का नाम है, ये मंदिर जो है इसके अंदर वो प्रतिमा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको देवरानी जेठानी मंदिर ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा इसके आगे देखिएगा, यहां से जो है हम निकलते हैं और उसके बाद बिल्हा से जो है वापस आते हैं, ठीक है। बिलासपुर पहुंचते हैं और बिलासपुर से जो है NH49 वाले रास्ते में चलते हैं। और NH49 वाले रास्ते में याद रखिएगा इस रूट पर आएंगे तो मस्तूरी का जो क्षेत्र है इसी के पास है आपका मल्हार, ठीक है, मल्हार। अब इसके बारे में देखिएगा मल्हार क्या चीज है या मल्हार क्या स्थान है इसके अंतर्गत। देखिएगा मल्हार जो है, मल्हार जिसे कहा जाता है प्रसन्नपुर और मल्हार पत्तनम, ऐसे कुछ इसके नाम है, इस जगह का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे देखिए आप जो है ना बिलासपुर से जांजगीर चांपा वाले सड़क पर जाते हैं और उसके बाद जो है एक मस्तूरी के पास राइट साइड जो है एक सड़क जाती है, ठीक है। इस सड़क में जो है आप लगभग 15 से 20 किलोमीटर जाते हैं तो एक क्षेत्र मिलता है, याद रखिएगा, ये जो जगह है इसी को कहा जाता है मल्हार क्षेत्र। अब ये जो मल्हार क्षेत्र है बेसिकली ये क्यों जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का पूरा तात्विक स्थल और पुरातात्विक स्थल के अलावा जो है यहाँ पर मंदिरें हैं, ठीक है। 2 बातें ध्यान रखिएगा, एक पुरातात्विक स्थल है यहाँ पर और साथ ही साथ क्या है, मंदिर है। तो पुरातात्विक स्थल का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस, यानी यहाँ पर जो है प्राचीन कालों के जितने भी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, उनको रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार का संग्रहालय है, याद रखिएगा, इनको संग्रहालय भी कहते हैं, ठीक है। राज्य का पुरातात्विक संग्रहालय मल्हार में है, ठीक है। यहाँ पर किस किस धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं या मूर्तियों की जानकारी मिलती है या मंदिरों की जानकारी मिलती है, तो बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की और जैन धर्म की, तीनों धर्म की जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो संग्रहालय है, जैसे इसके अंदर अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपका संग्रहालय है इस क्षेत्र में, ये पूरा जो एरिया है संग्रहालय का है। इसी संग्रहालय में याद रखिएगा एक मंदिर है,
जिसका नाम है पातालेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, पातालेश्वर शिव मंदिर, याद रखिएगा। पश्चिम मुखी यह मंदिर है। ठीक है, मतलब अगर आप यहां पर खड़े हैं तो ये मंदिर ना अंदर की तरफ है, ऐसा। ये मंदिर कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है, मतलब आपको अंदर जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, और ये पाताल में है, इसलिए पातालेश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा, 3 बातें याद रखिएगा। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर जो है, शिव मंदिर जो है, ये कहां पर है? मल्हार में है, संग्रहालय वाले क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर मतलब आपको याद रखना है कि इस संग्रहालय के अंतर्गत जो है यह मंदिर आता है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा कि कई बार इससे क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, उसके अंदर ये पूछा जाता है पातालेश्वर मंदिर में कि ये किसके समय बनवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जाजल्य देव सकेन के समय ये बनवाया गया था, मतलब ये समय शासक था। ठीक है, 1167-68 के समय जो है ये बनवाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि मंदिर के लिए जो है ना निर्माण करता कौन है, तो याद रखिएगा एक ब्राह्मण था, सोमराज। इसने बनवाया था, याद रखिएगा, इसने निर्माण कराया था इसको। ठीक है, इसने बनवाया था। ठीक है, ये प्रशासन है इस समय का, राजा था इस समय। ठीक है, तो पूछता है कि शासक कौन था इस समय। ठीक है, तो शासक थे जाजलदेव द्वितीय, कलचुरी शासक। और याद रखिएगा सोमराज जो है इस समय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था जिसने बनवाया था इस मंदिर को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जगह, जिस जगह में रहते थे उसको बोलते कुम्हाटी, कुम्हाटी के ब्राह्मण। ठीक है, जगह का नाम है कुम्हाटी, वहां के ब्राह्मण थे सोमराज, और इसने बनवाया था पातालेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, तो जमीन के अंदर या भूमि के अंदर होने के कारण इसे कहा गया। ठीक है, अब इसके साथ याद रखिएगा कि यहां पर जो है ना संग्रहालय है, तो बौद्ध प्रतिमाएं पाई गई हैं, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा पाई गई है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसी के पास मल्हार में ही आपको परगनिया जैन मंदिर मिलेगा। उस मंदिर का नाम है परगनिया जैन मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा मल्हार में परगनिया जैन मंदिर भी स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये आता आपका था पातालेश्वर मंदिर। अब इसके बाद देखिएगा जैसे ही आप आगे जाएंगे यहां से इस तरफ, ठीक है, तो यहां पर एक मंदिर है, याद रखिएगा, जिसे कहते हैं डिंडेश्वरी मंदिर, डिंडेश्वरी माता मंदिर। ठीक है, तो समझिएगा डिंडेश्वरी माता मंदिर जो है डिंडेश्वरी माता मंदिर जो है ये एक माता मंदिर है, यानी कि जैसे देवियों के जो मंदिर होता है उस प्रकार से है, मल्हार में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें, याद रखिएगा, तो इस समय जो है डिंडेश्वरी माता मंदिर जो है, इनकी यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि इस समय जो है ना यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता है जिसे धुरजरी मंदिर कहा जाता है, धुरजरी मंदिर। ठीक है, उस मंदिर के ऊपर ही इस मंदिर को बनाया गया है, यानी उसी के ऊपर जो है ये मंदिर बना हुआ है। तो ये जो हालांकि बहुत नया मंदिर है, यानी इस मंदिर को बनाने के लिए जो है ना निषाद जो समाज होते हैं, गुहा निषाद समाज बोलते हैं। ठीक है, निषाद समाज, जैसे अलग अलग समाज होती है वैसे ही इस समाज को बनाने वाले जो है वो निषाद समाज है। ठीक है, इसको लगभग 1954 में बनाया गया था। ये मंदिर जो है 1954 में बना है। किसके द्वारा? निषाद समाज के द्वारा। ठीक है, लेकिन इस मंदिर का जो इतिहास है वो धुरजरी मंदिर के ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं इस पे। डिंडेश्वरी मंदिर जो है, ठीक है, ये इसके संबंध में कहा जाता है कि जो पृथ्वीदेव थे, इसके समय में कुछ मंदिरें बनवाई गई थी पृथ्वीदेव के समय। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय इसके सामंत थे ब्रह्मदेव। ठीक है, इसने 2 मंदिरें बनवाई थी, बलौदा बाजार क्षेत्र में, ठीक है, नारायण मंदिर, और मल्हार क्षेत्र में धुरजरी मंदिर, धुरजरी। ठीक है, याद रखिएगा, तो धुरजरी मंदिर बनवाया था इसने। ठीक है, अब जब धुरजरी मंदिर बनवाया तो उसी धुरजरी मंदिर के नींव पर जो है ना, उसी के नींव पर आपका डिंडेश्वरी मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा मल्हार में ये मंदिर है। ठीक है, अब देखिएगा अन्य मंदिरों की बात करें, यहां पर मल्हार में कौन कौन सी और अन्य मंदिरें हैं, तो देखिए
एक मैंने बता दिया जैन मंदिर है, परघनिया जैन मंदिर, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा आपका एक मंदिर है जिसे बोलते हैं चतुर्भुजी विष्णु मंदिर, ठीक है, चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। तो ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है, यह मंदिर जो है यह सुंगकालीन कहलाता है, सुंगकालीन, सुंग वंश के समय जो है, ठीक है, 6वीं शताब्दी के बाद जो है यह मंदिर बनाया गया था। तो याद रखिएगा सुंगकालीन मंदिर कहलाता है ये, ठीक है। तो सुंगकालीन मंदिर जो है इसके अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा सुंगकालीन अभिलेख, इंस्क्रिप्शन जो है इससे मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा मल्हार क्षेत्र में। इसके अलावा जो है आपका एक देउल मंदिर है, देउल मंदिर या देउर मंदिर, ठीक है, देउल मंदिर या देउर मंदिर कहते हैं मल्हार क्षेत्र में। तो यहां पर याद रखिएगा ये जो मंदिर है मल्हार में, इसको बनवाया गया था महासुदेव राज के समय, ठीक है। ये भी आपका सरबपुरी शासक है, सरबपुरी शासक है ये, ठीक है। सरबपुरी शासक के तौर पर ये मतलब शासन कर रहे थे, और याद रखिएगा इनके समय ही ये मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान रखिएगा। तो इस समय जो है ये जो शैली है बनाने की, जो शैली है वो त्रिरथ शैली में बनाया गया है, त्रिरथ शैली में बनाया गया मंदिर, याद रखिएगा देउर मंदिर या मल्हार का देउर मंदिर, ठीक है। शैली जैसे बहुत सारी शैलियां होती है मंदिर को बनाने का, ठीक है। जैसे मंदिरों में रथ की आकृति, जैसे सूर्य मंदिर देखा आपने, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रथ में बैठा हुआ मंदिर है वो, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है त्रिरथ, जो 3 रथों में बैठा हुआ मंदिर जो है, मंदिर रथों के ऊपर, ठीक है, उस प्रकार के त्रिरथ शैली से कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर एक जगह है, याद रखिएगा, और इसको भूलिएगा मत, बूढ़ी खार। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कहां पर है, तो तालागांव देवरानी जेठानी है ना, सबसे पुराना मंदिर है वो। लेकिन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मूर्ति कौन सा है, मूर्ति, मंदिर नहीं, मूर्ति, ठीक है। मंदिर पूछेंगे तो देवरानी जेठानी मंदिर सबसे पुराना है, 6वीं शताब्दी से पहले का है। लेकिन जब मूर्ति पूछेंगे तो बूढ़ी खार का मूर्ति जो है यहां पर है आपका चतुर्भुजी, हाँ, जगह का नाम मल्हार के पास ही है, ठीक है। तो चतुर्भुजी विष्णु मंदिर, विष्णु मूर्ति या प्रतिमा सबसे प्राचीन है, 4वीं शताब्दी का है, याद रखिएगा, 3री शताब्दी कहते हैं इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये मौर्यकालीन समय का है, ठीक है, ये मौर्यकालीन समय का प्रतिमा है, चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा, ध्यान रखिएगा। तो इसे सबसे प्राचीन प्रतिमा कहा जाता है, मूर्ति कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बूढ़ी खार में जो है मौर्यकालीन है ये, ठीक है। यहीं पर जो है एक महोत्सव होता है, याद रखिएगा। तो जो महोत्सव होता है इसे कहते हैं मल्हार महोत्सव, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, मल्हार के क्षेत्र में, मल्हार जो जगह है, याद रखिएगा, ठीक है, वो आपके कई चीजों से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई चीजों से इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि मल्हार क्षेत्र के बाद जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप पहुंचते हैं इस रूट पर, ठीक है। बिलासपुर का जो है आपका एक रूट है जो आपका सिपत रूट है, ठीक है, यानी ये जो है NH 130A कहलाता है ना। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि आप सिपत के पास जाएंगे तो सिपत के पास जो है आपका NTPC है, ठीक है। NTPC 2002 में स्थापित आपका NTPC है, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि इसको मैंने पहले ही बताया हुआ है ना। इसके बाद देखिएगा कि आप जो है इसी रूट पर आएंगे, याद रखिएगा, और इस रूट पर जो है आपका जो सिपत रूट है, ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो आपका एक जगह है जिसे कहते हैं लुथरा शरीफ, ठीक है, लुथरा शरीफ। तो बाबा ईसान अली का दरगाह है, याद रखिएगा, बाबा हजरत ईसान अली, ठीक है। तो ये दरगाह याद रखिएगा, एक्चुअली दरगाह से ज्यादा जरूरी है ये नाम आप याद रखें, ठीक है, बाबा हजरत ईसान अली दरगाह का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। इसी बात देखिएगा कि आप जो है यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है, सकरी का क्षेत्र, सकरी के क्षेत्र में याद रखिएगा इस रूट में, सिपत के रूट में तो इतना याद रखिएगा लुथरा शरीफ, ठीक है। और लुथरा शरीफ के बाद जो है एक और दरगाह पड़ता है, याद रखिएगा, जिस दरगाह को कहा जाता है
दादी माँ दरगाह, ठीक है, लुत्रा शरीफ के जस्ट आगे है ना। हाँ, ये लगा हुआ, जस्ट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सीपत पहुंचे, सीपत से जो है आपका वापस आएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इस क्षेत्र में पहुंचेंगे बिलासपुर के पास। तो बिलासपुर में इस आसपास के क्षेत्र में आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आप पहुंचते सकरी की तरफ, और सकरी में जो है आपको याद रखना है कि सकरी के क्षेत्र में ही आपका कुछ दूरी पर है कानन भंडारी, ठीक है। कानन भंडारी क्षेत्र है आपका सकरी वाली सड़क पर। और फिर आप पहुंचते तखतपुर। तो याद रखिएगा तखतपुर को बसाया गया था किसके द्वारा? तखत सिंह के द्वारा, ठीक है। ये कलचुरी शासक है, कलचुरी समय में इनका समय रहा है, कलचुरी, ठीक है। फिर आप पहुंचते बेलगहना के पास। याद रखिएगा बेलगहना जो है यहां पर आपको याद रखना है कि बेलगाना जो क्षेत्र है इसका नामकरण हुआ है बेलों के कारण, ठीक है। बहुत अधिक बेल यानी जंगल वाले क्षेत्र होने के कारण जो है इसका नाम पड़ा है बेलगाना, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्षेत्र का नाम है जो सिंगल आपको याद रखना है। कुछ क्षेत्रों को ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बिलासपुर के क्षेत्र में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रतनपुर क्षेत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद कोनी क्षेत्र भी, जिसके बारे में मैंने बताया कि पूरा एजुकेशन सिटी जो है अब डेवलप हो रहा है कोनी के क्षेत्र में। और इसके बाद जो है आपका बिलासपुर आप पहुंचेंगे, बिलासपुर से जो है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो बोदरी क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपका मल्हार हो गया और तालागांव हो गया इन क्षेत्रों में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इन क्षेत्रों में आप कोटा की तरफ पहुंचेंगे, ये आपका कोटा का क्षेत्र है, ठीक है। कोटा के इसके लिए भी मैं मंदिर बताऊंगा, 2-3 मंदिर आपको यहाँ पर याद रखना है, बेलगाना और बेलपान के लिए, ठीक है। यहीं पर आपका बेलगाना है और बेलपान है, ठीक है। तो इसके लिए 2 मंदिर, कम से कम एक मंदिर याद रखिएगा सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, सिद्धेश्वर शिव मंदिर याद रखिएगा, ठीक है। और एक शिव मंदिर है, सिद्धेश्वर शिव मंदिर और एक शिव मंदिर है, ठीक है। शिव मंदिर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं पर एक सीता कुंड है, ठीक है। और उस कुंड के लिए एक बात कही जाती है कि राज्य सरकार ने जो है ना उसे संरक्षित किया हुआ है, ठीक है। राज्य सरकार ने उसे संरक्षित किया और उसके लिए जो है जो भी फंड जारी किया है उसके लिए उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी बताऊंगा इसके बारे में, सिंगल फैक्ट में हम याद रखेंगे। देखिए कोटा क्षेत्र जो है ना इसके लिए आप याद रखेंगे कि कोटा को 3 चीजों के लिए जाना जाता है, ठीक है। पहला दिया सलाई उद्योग, दूसरा सीवी रमन यूनिवर्सिटी के लिए। तो याद रखिएगा सीवी रमन जो यूनिवर्सिटी है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। तो प्राइवेट तौर पर अगर हम देखते हैं तो सीवी रमन सबसे जो यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है। जो है कई बार यहाँ जाकर पढ़ते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट आपका यूनिवर्सिटी बन चुका है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2 डैम है, ठीक है। आप यहाँ पर एक याद रखिएगा घोघा जलाशय, घोघा जलाशय आपको यहीं पर मिलेगा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा अरपा भैंसा झार परियोजना, अरपा नदी पर, ठीक है। हाँ, अरपा भैंसा झार, भैंसा झार जगह का नाम है, अरपा नदी का नाम है, ठीक है। अरपा नदी पर बनाया गया अरपा भैंसा झार परियोजना, ठीक है। और इसी के पास है आपका एक जलाशय, एक वाटरफॉल याद रखिएगा जिसे कहते हैं औरा पानी, ठीक है। तो ये सभी कोटा के क्षेत्र में याद रखिएगा, कोटा के क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आते हैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स को देखिएगा, डायरेक्ट मैं आपको सिंगल कुछ फैक्ट्स बताता हूं। तो एक नाम याद रखिएगा चकरबेड़ा, ठीक है। हाँ, चकरबेड़ा बिलासपुर के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चकरबेड़ा, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर जो है ना रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोमकालीन सोने के सिक्के, ठीक है। रोमकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए यहां पर, याद रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि बिलासपुर के किस क्षेत्र में जो है रोमकालीन सिक्के मिले हैं, ठीक है, चकरबेड़ा क्षेत्र में, याद रखिएगा, ठीक है। रोमकालीन का मतलब है कि रोमन के समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय चल रहा था, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता या एक सभ्यता जो होती है ना अलग अलग टाइम पर अलग अलग, जैसे कलचुरी कालीन होता है, मौर्य कालीन होता है, वैसे रोमन कालीन कहते हैं। यानी रोमन का देखिए अभी जो ग्रीस देश है, एक देश है ना ग्रीस देश है, ठीक है। तो वहां पर जो भी सभ्यता है वो रोमन कालीन सभ्यता है, यानी वहां की जो सभ्यता है, कल्चर है, वो रोमन कालीन है, ठीक है। तो उसी सभ्यता के समय का जो व्यापार दिखाया जाता है कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में उसका व्यापार चलता था, उस समय से भी कहा जाता है, या भारत में उसका व्यापार चलता था, जिसके कारण वहां के सिक्के यहाँ मिले हैं, ठीक है। तो इसके कारण कहा जाता है कि रोमकालीन जो सिक्के हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में मिले हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद एक शब्द है जो कि मैंने बताया था आपको बेलपान के बारे में। तो बेलपान जो है यहीं से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं छोटी नर्मदा, ठीक है, छोटी नर्मदा।
इसके उद्गम का क्षेत्र याद रखिए, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का बेलपान को क्या बोलते हैं? अमरकंटक। ठीक है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहते हैं बेलपान को। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे सिली सिली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से, उससे बचना है तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। ठीक है, तो बेलपान को जो है वहां से छोटी नर्मदा नदी निकलती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा कुछ और टॉपिक पर, किरारी ढोड़ी। ठीक है, किरारी ढोड़ी या फिर घोड़ी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना 11वीं से 12वीं शताब्दी का, 11वीं से, हाँ ढोड़ी। ठीक है, घोड़ी या ढोड़ी दोनों शब्द के साथ बोला जाता है। ठीक है, जो यहाँ के लोग है ना उसके कारण ये नाम बिगड़ गया है, याद रखिएगा। तो किरारी ढोड़ी कहा जाता है। 11वीं से 12वीं शताब्दी का शिव मंदिर प्राप्त हुआ है यहाँ पर, शिव मंदिर। किरारी क्षेत्र बस याद रखिए, किरारी क्षेत्र से आपको याद रहना है कि यहाँ पर एक शिव मंदिर है जो कि 11वीं शताब्दी का है, 12वीं शताब्दी का है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा इसके बाद एक आपको याद रखना है बेलगहना। तो इसके बारे में मैंने बताया आपको कि अधिक बेल होने के कारण, बेल का मतलब बेल प्रकार के, ठीक है, बेल गहना बन गया ये। जैसे पौधे का जो बेल वाला हिस्सा होता है, ठीक है, बेल वाला पौधा, ठीक है, प्लांट जो होता है, उसके कारण ये बेल गहना कहलाया, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पर सिद्ध बाबा मंदिर है। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक एक शिव मंदिर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो शिव मंदिर भी यहाँ पर है और एक शिव सिद्ध बाबा मंदिर कहलाता है। इस शिव मंदिर को कहा जाता है यहाँ पर महाकालेश्वर शिव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, बेलघाना क्षेत्र में। इसी को कहा गया है कि सरकार ने क्या किया है, इसको संरक्षित करने का प्रयास किया है। ठीक है, और एक मंदिर है आपका बेलपान क्षेत्र में, वो याद रखिएगा। हालांकि देखिए याद रखने वाली बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेलपान इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पर सरकार का संग्रहण या सरकार जो है उसको संरक्षित करने का प्रयास करती है, उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है याद रखिएगा, जिसमें बेलपान में एक शिव मंदिर याद रखिएगा, शिव मंदिर, और उसके संबंध में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है एक सीता कुंड है। ठीक है, तो ये बिलासपुर के बारे में याद रखिएगा। बिलासपुर के संबंध में इन बिंदुओं को आपको थोड़ा सा याद रखना है, इन क्षेत्रों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा बिलासपुर के संबंध में कि बिलासपुर में जो है ये सारी चीजें है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपको 6 जो विधानसभा क्षेत्र वो बताता हूं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, देखिए विधानसभा क्षेत्र और विकासखंड कौन कौन से, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा आपका विधानसभा क्षेत्र है आपका बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, बिल्हा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, उसके अलावा मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र और कोटा विधानसभा क्षेत्र और तखतपुर विधानसभा क्षेत्र। ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र के संबंध में हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि बिलासपुर में ये सारे विधानसभा क्षेत्र हैं। तो सभी विधानसभा क्षेत्र में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एससी, मस्तूरी जो है आपका, ठीक है, एससी कैटेगरी देखिए हमारे यहाँ जो है ना एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, ये 4 कैटेगरी में चीजें विभक्त हैं हमारे यहाँ। ठीक है, समाज ऐसा बटा हुआ है। एससी कैटेगरी जो होता है, ठीक है, फिर एसटी कैटेगरी होता है, तो ये एक जनजाति ग्रुप है। ठीक है, इसको जनजाति ग्रुप कहते हैं और ये जाति ग्रुप है। इसको अनुसूचित जाति कहते हैं, इसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो मस्तूरी वाला क्या है, जनजाति ग्रुप है, जाति ग्रुप है। ठीक है, अनुसूचित जाति ग्रुप, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति क्षेत्र। हाँ एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट कहते हैं इसको। ठीक है,
हाँ, तो ये चौथे क्रम में आते हैं, ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा एक और बात याद रखिएगा, इसके अंतर्गत विकासखंड जो है, 4 विकासखंड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा विकासखंड आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा विकासखंड कौन सा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है ना 4 विकासखंडों में आपका सबसे बड़ा विकासखंड है, याद रखिएगा बिल्हा। ये सबसे बड़ा विकासखंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड बिल्हा विकासखंड है, ठीक है। बिल्हा, तो ये बिलासपुर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और बिलासपुर कोई विकासखंड नहीं है, वो बिल्हा के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा विकासखंड, ठीक है। दूसरा है आपका कोटा, विकासखंड में दूसरा नंबर पर आता है कोटा, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो विकासखंड याद रखिएगा आपका रतनपुर, तीसरा विकासखंड, ठीक है। और एक विकासखंड और याद रखिएगा, विकासखंड में जो है आपका हाँ, तखतपुर याद रखिएगा, ठीक है। ये रतनपुर नहीं होगा, तखतपुर। एक है बिल्हा, कोटा, तखतपुर, और एक याद रखिएगा आपका मस्तूरी, ठीक है। यही है आपका 4 विकासखंड, ठीक है। तो ये विकासखंड है और ये आपका विधानसभा क्षेत्र 6 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपके बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर के बारे में आपने सारा चीज पढ़ लिया है इसके अंतर्गत। हाँ बोलिए।